हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 24 में आज हम बात करेंगे अधिगम यानी लर्निंग के बारे में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हर टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हमारा 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। और ये लर्निंग का पहला पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे अधिगम होता क्या है, अधिगम की कुछ विशेषताएँ जानेंगे और ये कितने प्रकार का होता है। और अगली जो हमारी वीडियो होगी यानी अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे लर्निंग ऑफ मेथड्स ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं इसके बारे में। आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करनी है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि इसी प्रकार की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अधिगम यानी कि लर्निंग। चलिए सबसे पहले जानते हैं अधिगम यानी कि लर्निंग के लिए कि लर्निंग होता क्या है। अधिगम का समानार्थी शब्द है सीखना, यानी कि अधिगम और सीखना दोनों समानार्थी शब्द हैं। और सीखना हमारे लिए बहुत ही इजी है। सीखना शब्द आता है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि कोई भी चीज़ सीखना या मान ली किसी की जानकारी ग्रहण करना ही क्या है, सीखना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिगम से तात्पर्य है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। यानी कि हमारा जो अनुभव होता है उसके द्वारा व्यवहार में अगर कोई परिवर्तन आता है, यानी कि हमारी जो क्रियाविधि होती है, हमारा जो प्रैक्टिकली वर्क होता है उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है, अधिगम के द्वारा होता है, यानी कि सीखना। अर्थात कह सकते हैं कि अधिगम या सीखना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यानी कि बच्चा जो होता है वो क्या होता है, उसकी जो मेंटलिटी के आधार पर वह मैच्योरेशन की तरफ बढ़ता है और अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यानी उसका जो व्यवहार होता है अनुभव के आधार पर जब कोई क्रियाविधि करता है या कोई गतिशीलता लाता है तो उससे क्या है कि उसके स्वाभाविक व्यवहार में कुछ चेंजेज आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं। अधिगम एक सतत, व्यापक एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि अधिगम यानी कि जो सीखना है वो क्या है, सतत एवं व्यापक और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती रहती है और ये प्रक्रिया कभी भी नहीं रुकती। उम्मीद है आपके लिए अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि अधिगम क्या होता है। अधिगम के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। चलिए उनकी कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं कि अधिगम के संबंध में उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले वुडवर्थ ने अधिगम को विकास की प्रक्रिया कहा है। यानी उनके अनुसार वुडवर्थ ने कहा है कि अधिगम जो है वो विकास की प्रक्रिया है। यानी कि जब बच्चा कोई चीज़ सीखता है तो उससे क्या है, उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। स्किनर अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी कि अधिगम के लिए उन्होंने क्या माना है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, यानी कि उसके बच्चा जो होता है जब अधिगम करता है तो उसके व्यवहार में क्या होता है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया होती है। क्रो ने कहा है कि अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि जो सीखना होता है वो क्या है, आदतों यानी व्यक्ति की जो आदतें होती हैं, आदत, ज्ञान और उसकी जो अभिवृत्तियाँ होती हैं उनका अर्जन है। पावलाव मानते हैं अधिगम अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप आदत का निर्माण है। यानी कि बच्चा जब अनुकूलित अनुक्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, उसके आदत का निर्माण होता है, वही क्या है, अधिगम है। गेट्स एवं अन्य मानते हैं अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यानी कि बच्चे का जो अनुभव और उसका जो प्रशिक्षण है उसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो ही क्या है, अधिगम है। सभी मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के संबंध में अपने बेहतरीन विचार दिए गए हैं और परीक्षाओं में यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें इनकी कुछ परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं, उन्हें ध्यान रखना है। चलिए अधिगम की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं कि अधिगम क्या है। कि अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। यानी कि बच्चा जितना ज़्यादा सीखता है उससे क्या होता है, उसका विकास यानी डेवलपमेंट होता है। अधिगम एक अभ्यास है। यानी कि सीखना जो है वो क्या है, एक अभ्यास। यानी कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं और उसे बार बार करते हैं तो वो क्या है कि हमारे अभ्यास में आ जाती है। अधिगम लक्ष्य की प्राप्ति है। अधिगम से क्या होता है कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, यानी कि उद्देश्य की पूर्ति होती है। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, किसी चीज़ को टारगेट रख के उस कार्य के लिए करते हैं तो इससे क्या है कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अधिगम विभेदीकरण है।
अधिगम अनुभवों का संगठन है, यानी कि जो अधिगम होता है वो अनुभवों का संगठन होता है, यानी कि अनुभव जो होते हैं, अनुभव के आधार पर ही हम क्या है अधिगम करते हैं। अधिगम का मतलब खोज करना है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम से क्या होता है कि व्यवहार में परिवर्तन आता है, यानी कि जब हमारा विकास होगा तो क्या होगा, उससे परिवर्तन आएगा। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, उद्देश्य यानी कि अधिगम से उद्देश्य की पूर्ति भी होती है। अधिगम सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक का मतलब होता है कि सब जगह व्याप्त, यानी कि अधिगम जो है वो हर जगह समान प्रक्रिया है, यानी कि प्रत्येक जगह अधिगम का क्या है जरूरी होता है, हर क्षेत्र में अधिगम जरूरी होता है। अधिगम वातावरण व क्रियाशीलता की उपज है। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी जिन्हें जानना बेहद आवश्यक था। कहते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिससे कि अधिगम प्रभावित होता है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है उसके आधार पर ही अधिगम की प्रक्रिया चलती है। अगर बच्चे का स्वास्थ्य यानी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो अधिगम उसका बेहतर ढंग से होगा। अगर मान लीजिए उसे कुछ शारीरिक या मानसिक कुछ परेशानी है तो क्या है उसके अधिगम कार्य के लिए प्रभावित करेगा। परिपक्वता, यानी कि मैच्योरेशन, बच्चे के लिए क्या है कि अधिगम के लिए मैच्योर होना बेहद आवश्यक है, यानी बच्चे के अंदर तत्परता होगी, वह अधिगम को सीखने की स्थिति में होगा तो क्या है कि उसका अधिगम जो है वो बेहतर ढंग से हो सकता है। सीखने की इच्छा, यानी कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी कि बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है तो उसके लिए क्या है कि उसके सीखने की इच्छा होनी चाहिए, यानी कि रुचि होनी चाहिए। अगला है प्रेरणा, और अधिगम से क्या है उसे प्रेरणा यानी कि मोटिव मिलता रहे। विषय सामग्री का स्वरूप, यानी कि विषय सामग्री का स्वरूप बहुत ही प्रभावित करता है। सीखने का शांत एवं अनुकूल वातावरण, यानी कि बच्चा मान लीजिए कोई भी चीज़ सीख रहा है तो उसके लिए क्या है उसके अनुकूल वातावरण भी चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक, ये सॉरी डबल आ गया। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब यानी कि मोटिवेशन, बच्चे के लिए सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंस डालता है, यानी कि वो उसे बहुत प्रभावित करता है। यानी कि बच्चे के लिए अगर मान लीजिए कुछ प्रेरणा मोटिवेशन कहीं से मिलता है तो वो कार्य के लिए और बेहतर ढंग से करता है, और उससे क्या है कि उसका अधिगम प्रभावित हो सकता है और बेहतर ढंग से कर सकता है। बुद्धि इसमें अधिगम को प्रभावित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। शारीरिक एवं मानसिक थकान, यानी कि बच्चे के अंदर जब शारीरिक और मानसिक थकान हो जाती है तो उससे क्या होता है कि उसका अधिगम जो है थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है और उससे अधिगम क्या है प्रभावित होता है। अभ्यास, कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए हमारे अभ्यास में आती है तो उस कार्य के लिए क्या है कि हम जल्दी जल्दी करने लगते हैं और उससे क्या है कि हमारा अधिगम और बेहतर होता है। सीखने की अभिरुचि, यानी कि बच्चे के अंदर अगर सीखने की अभिरुचि होगी तो उसमें क्या है कि कार्य करने की प्रवृत्ति तेज होगी और वह कार्य के लिए बेहतर ढंग से कर पाएगा। ये कुछ अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स थे। चलिए अधिगम के प्रकार जान लेते हैं। अधिगम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है संवेदनात्मक अधिगम और तीसरा है गामक अधिगम। तीनों के लिए चलिए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानात्मक अधिगम। इसे संज्ञानात्मक अधिगम भी कहते हैं। ये बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं में प्रयुक्त होता है, यानी कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है तथा ज्ञान अर्जित करने की जो क्रियाएं होती हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत बच्चों को उन सभी धारणाओं, बातों आदि का ज्ञान कराया जाता है जिन्हें वे पहले से नहीं जानते। यानी कि इस अधिगम के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों के लिए ऐसी धारणाओं या ऐसी बातों का ज्ञान कराया जाता है जिनसे वह पहले से नहीं जानते थे या उनसे परिचय नहीं होता। यानी बच्चे के सामने कोई नई चीज़ या नया तथ्य प्रस्तुत किया जाता है और उसके बारे में बच्चे के लिए जानकारी दी जाती है तो वो क्या है उसका ज्ञानात्मक अधिगम यानी संज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। ज्ञानात्मक अधिगम 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रत्याच्छात्मक अधिगम, दूसरा है प्रत्यात्मक अधिगम और तीसरा है सहचर्यात्मक अधिगम। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रत्यक्षात्मक अधिगम, यानी कि प्रत्यक्ष वस्तु से सीखने को प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं। यानी कि कोई प्रत्यक्ष वस्तु होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उससे अगर बच्चा कुछ सीखता है तो उसे क्या कहते हैं प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं। ये शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में बच्चा इसी से सीखता है। यानी कि बच्चे की जो शैशवावस्था बाल्यावस्था होती है उसमें क्या है बच्चे के सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और बच्चे वस्तु के सामने क्या है अपनी क्रियाएं करता है, उससे खेलता है, तोड़ता है, जो भी क्रिया करता है और उसी से क्या है बच्चा सीखता है।
यानी कि प्रत्यक्ष वस्तु से जब कोई चीज़ सीखी जाती है तो उसे प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं। अगला है प्रत्ययात्मक अधिगम। जब बच्चा तर्क, चिंतन और कल्पना के जरिए सीखता है, यानी कि बच्चे के अंदर जब तर्क करने की क्षमता, चिंतन और कल्पना शक्ति जागृत होती है और उसके जरिए वह सीखने का प्रयास करता है तो उसे प्रत्ययात्मक अधिगम कहते हैं। इस दौरान बच्चा कई अमूर्त बातों को सीख जाता है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसकी कल्पना में होती हैं और उन बातों को क्या होता है कि वह सीख जाता है। अगला है सहचर्यात्मक अधिगम। जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर, यानी कि कोई बच्चे का अपना पुराना ज्ञान, यानी कि पहले का जो ज्ञान होता है और उसका कोई अनुभव होता है, उसके आधार पर कोई नई चीज़ सीखता है या नई चीज़ को सीखने का प्रयास करता है तो उसे क्या है, सहचर्यात्मक अधिगम कहते हैं। अगला है संवेदनात्मक अधिगम और इसे भावात्मक या मनोवृत्त्यात्मक अधिगम भी कहते हैं। ये अधिगम संवेदनशील क्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रकार का अधिगम का संबंध क्या है, बच्चों की कोमल भावनाओं से होता है, यानी कि ये जो अधिगम होता है वो बच्चों की कोमल भावनाओं से जुड़ा होता है। संज्ञानात्मक अधिगम प्राप्त करने के पश्चात बच्चों की भावनाओं में सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है, यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम के द्वारा जब बच्चा कुछ संज्ञानात्मक यानी कि बौद्धिक विकास के जरिए कुछ सीखता है तो उससे क्या है कि बच्चे की भावनाओं में सकारात्मक परिवर्तन होना आवश्यक है। जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ाने के पश्चात बच्चे में सत्य बोलने की भावना का विकास, यानी कि बच्चे के लिए अगर मान लीजिए हमने सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में सत्यवादी हरिश्चंद्र से संबंधित कोई पाठ पढ़ाया, उनके बारे में कोई जानकारी दी, तो उसके बाद क्या है कि बच्चे में सत्य बोलने की भावना का विकास हो, यानी कि सत्यवादी हरिश्चंद्र से प्रेरणा लेकर बच्चे के अंदर सत्य बोलने की भावना का विकास भी हो। लक्ष्मीबाई के बारे में अगर बच्चा पढ़ता है तो लक्ष्मीबाई की वीरता का उसे क्या एहसास होना चाहिए, तो इससे क्या है उसकी भावनाएं उससे जुड़ना चाहिए। इस दृष्टि से इस प्रकार से अधिगम के लिए बच्चों में जैसी भावना का विकास हम करना चाहते हैं वैसा ही साहित्य पढ़ाना आवश्यक है, यानी कि बच्चे के अंदर हम जैसी भावना का विकास करना चाहते हैं वैसा ही साहित्य बच्चों को पढ़ाना आवश्यक है। जैसा साहित्य हम बच्चे के लिए पढ़ाएंगे उनके अंदर वैसा ही क्या है भावनाओं का विकास होगा। अगला है कौशलात्मक यानी कि क्रियात्मक अधिगम। बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिगम है ये। अर्जित ज्ञान को व्यवहार में बदलना तथा व्यवहार के माध्यम से ज्ञानार्जन करना इसी प्रकार के अधिगम के अंतर्गत आता है, यानी कि जो ज्ञान हमने अर्जित किया है उससे क्या हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए और व्यवहार के माध्यम से ज्ञान अर्जन करना, यानी कि जो हमारा व्यवहार होता है उसी के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, इसी प्रकार के अधिगम के अंतर्गत आते हैं। इस अधिगम में कला, हस्तशिल्प आदि निपुणता प्राप्त की जाती है। कुशलताओं के अर्जन की दृष्टि से किसी कार्य को करते समय उसमें नवीनता और आकर्षण लाना भी इसी अधिगम के अंतर्गत आता है। इसके लिए सूझ का होना आवश्यक है। सूझ के बिना कुशलताओं का विकास संभव नहीं है। कौशल प्राप्ति के लिए निम्न चरण होते हैं, जैसे कि तैयारी, उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास, शुद्धिकरण और पुनः अभ्यास। तो दोस्तों अधिगम के पहले पार्ट में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। अगले पार्ट में हम इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए समझेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए अवश्य पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करनी है जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।